सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में एक और गैंगस्टर मोनू डागर का नाम सामने आया है। मोनू डागर पंजाब जेल में ही बंद है और पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सोनीपत के कई गैंगस्टर्स को संदिग्ध मानकर पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जैसे ही सोनीपत के गांव रेवली के रहने वाले गैंगस्टर मोनू डागर का इस पूरे हत्याकांड में नाम आया, मोनू डागर की नींद उड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार मोनू डागर ने ही मूसेवाला की हत्या करने के लिए शूटर्स को पंजाब में इकट्ठा किया था। सूत्र ये भी बताते हैं कि प्रियव्रत उर्फ फौजी और अंकित सेरसा ने मोनू डागर के कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। 3.5 साल हो गए उससे बात हुई, कम से कम 22 से 1 साल ये ने क्राइम चालू कर दिया। उसने वो मर्चेंट नेवी में लग गया था, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था और फिर वो गया ही नहीं। कभी समझाने की कोशिश नहीं की भी समझाने की कोशिश की, लेकिन माना ही नहीं किसी को। मैं मानूंगा ही नहीं किसी को। हाँ, करना तो करना है, अब भी संगत गलत है। मोनू डागर के परिवार को मोनू की एक झलक देखे करीब 3 साल से ज्यादा का समय हो गया। दरअसल पिछले कुछ महीनों से मोनू पंजाब जेल में बंद है। मोनू पर पंजाब में फायरिंग का आरोप है। मोनू डागर पर जानकारी देते हुए मोनू के भाई सोनू ने बताया कि पंजाब पुलिस की तरफ से परिवार को फोन पर सूचित किया गया कि मोनू को प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है। हाँ, पंजाब पुलिस से बात हुई थी, कुछ वेरिश में मीडिया में भी देखा गया, टीवी में। क्या पंजाब पुलिस ने क्या बताया? पंजाब पुलिस ने वो उस पर प्रोडक्शन वारंट पे लिया। आखिरी बार गांव में कब आया था? आखिरी बार 3 साल आराम से हो गए, 3 साल तब आया। कुछ कह के गया था आपसे? कुछ बातचीत हुई थी? कितने क्राइमों में इन्वॉल्व है वो आपके अंदर? कम से कम होगा 10-15 मिनट। गैंगस्टर मोनू डागर का नाम सामने आने के बाद परिजनों को पंजाब पुलिस ने तो सूचित कर दिया है। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक मूसेवाला मर्डर केस में मोनू डागर का भी बड़ा हाथ हो सकता है। उधर दिल्ली पुलिस ये बात मान चुकी है कि लॉरेंस बिश्नोई के इशारों पर मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई को मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा मोनू डागर की इस हत्याकांड में भूमिका क्या रही थी, और अगर मोनू डागर वाकई में इस हत्याकांड में शामिल था तो इस हत्याकांड को लेकर वाकई में कई तरह के सवाल भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि जेल में इतने बड़े हत्याकांड की साजिश रचना और बाहर साजिश को अंजाम देना हैरान करता है। मोनू पर पंजाब में फायरिंग का आरोप है। वहीं मोनू के भाई सोनू ने परिजनों को इसकी जानकारी दी है कि वहीं मोनू को प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच की आंच अब तेज हो गई है। पंजाब पुलिस की जांच के दौरान सोनीपत की मंजीत सिंह उर्फ भोला का नाम भी सामने आया है। पंजाब में 29 मई को गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया था, जिसके बाद से सोनीपत से मामले के तार जुड़े होने की चर्चा शुरू हो गई थी। पंजाब पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात में इस्तेमाल हुई बोलेरो गाड़ी फतेहाबाद में देखी गई। बिस्ला के पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डलवाने के दौरान उससे उतरे 2 युवक सोनीपत के बताए गए, जिसमें से एक गढ़ी सिसाना का कुख्यात बदमाश प्रियव्रत फौजी था, जिस पर सोनीपत पुलिस ने पिछले दिनों ही 25,000 का इनाम रखा है। अब इस मामले में पंजाब पुलिस के रडार पर एक अन्य नाम प्रियव्रत के गांव के ही मंजीत उर्फ भोला का भी आ गया, जो प्रियव्रत का ही साथी है। कहा जा रहा है कि प्रियव्रत के मोबाइल डिटेल के बाद वो पंजाब पुलिस के निशाने पर आया है। हालांकि इस बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा। वहीं बताया जा रहा है कि जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई उस दिन मंजीत गांव में था। मंजीत का रहा है आपराधिक रिकॉर्ड। पंजाब पुलिस के रडार पर आया मंजीत उर्फ भोला का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। मंजीत उर्फ भोला चिंकी की हत्या के मामले में प्रियव्रत के साथ गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने 2018 में 2 अवैध हथियारों सहित दबोचा था, लेकिन अब इन कुख्यात बदमाशों के परिजन भी सामने आ गए। जी हाँ, प्रियव्रत फौजी जिसे पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम रखा गया, उसकी मां का क्या कहना है आप खुद ही सुन लीजिए। भर्ती हुए पाछा फिर जियो हमने पूना डे करके आओ, पूना भर्ती हो गया। वो 10वीं करी उसने, 10वीं करे पाजी, फिर छुट्टी सटी जानता जब वो संगत ने बगाड़ दिया जी। मैं 3-4 साल रहा होगा जी। फौज में था? हाँ, कहाँ पे था? पूना था जी। रिजाइन दिया था? हैं? छोड़ा था नौकरी से? हाँ, छोड़ा जी।
मार लिया तो 2 साल हो गए मरे रहा। वो उसने मान्या नहीं हो, वो हमने भाई ओला करना है और वो कटुआ भी हमने भी मारे। जब पास इसी खुंदक मारनी उसने वो ना आया फिर। हाँ साथी थे जी, साथ में रहा करता है कभी है अंता जब। और मोनू का तो कर्म ना तो देखा है ना, मोनू का तो मेरा कोई वास्ता है नहीं देखा। हाँ वो तो मैंने बेरा है नहीं किसा था किसा ना। इसके साथ ही मंजीत उर्फ भोला की मां का कहना है कि उसके बेटे का इस हत्याकांड में कोई हाथ नहीं है जी। उसकी तारीख है खरकोते की, वो आप जाकर वहाँ तसल्ली कर लो 30 तारीख भुगती है उसने। और कोई मेरे बेटे का को मतलब 2 साल हो गए उसने परिवर्तन नहीं, इस काम में जाए न, मेरे बेटे का कोई संबंध नहीं उसकी गला। तो वहीं इसके अलावा पंजाब पुलिस ने मामले में सोनीपत के ही गांव रेवली की मोनू को प्रोडक्शन वारंट पर लिया है, जो पंजाब के मोगा में हुई घटना के मामले में जेल में बंद था। बताया जा रहा है कि मोनू पर आरोप है कि उसने ही जेल से गोल्डी बराड़ के कहने पर 2 शूटर उपलब्ध करवाए थे। शूटर की टीम बनाने में भी मदद करने का आरोप लगा है। गांव रेवली निवासी मोनू लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। उस पर 1 दिसंबर 2021 को मोगा के डिप्टी मेयर पर गोली चलाने का आरोप है, जिसे मोगा पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया था। गोल्डी बराड़ के कहने पर डिप्टी मेयर के भाई को मारने आया था। मोनू रेवली अमृतसर में राणा कंडोवालिया की हत्या में भी आरोपी है। पंजाब पुलिस की जांच के दौरान इन दोनों गैंगस्टर्स के नाम सामने आने के बाद से सोनीपत के सिसाना गांव में कई राज्यों की पुलिस दस्तक दे चुकी है। वहीं अब देखना यही होगा कि इन दोनों गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। पश्चिमी यमुना का जल लगातार दूषित होता जा रहा है। लाख दावे किए जा रहे हैं कि यमुना को साफ किया जा रहा है, लेकिन खबरें अभी तक की टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो जो तस्वीरें सामने आई है वो हैरान करती है। जिस यमुना के नाम पर यमुनानगर बसा, आज उसी यमुना के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये खिलवाड़ आज से नहीं बल्कि बरसों से हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी फेहरिस्त तो लंबी है, लेकिन पश्चिमी यमुना की इस हालत को देखकर सवाल भी उठते हैं और मन भी उदास होता है। ये यमुना सिर्फ पानी का स्रोत ही नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक भी है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, यमुना की सूरत भी बदल रही है। भारत में यमुना सिर्फ पानी का स्रोत ही नहीं है बल्कि आस्था का भी प्रतीक है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, नदियों की उपेक्षा भी हो रही है। इस वक्त हम पश्चिमी यमुना नहर पर मौजूद हैं और जो तस्वीरें हैं वो बड़ी ही भयावह है। खबरें अभी तक की टीम ने करीब 10 किलोमीटर तक यमुना के किनारे चलकर भ्रमण किया और पाया कि यमुना को प्रदूषित करने वाला प्रशासन कसूरवार है। इस यमुना में शहर के 18 से 22 नाले गिरते थे, लेकिन आज इनमें कमी जरूर आई है। कुछ जो चीज़ें हैं शायद बियॉन्ड कंट्रोल हैं। कुछ जैसे मैं आपको दड़बा डायरी वाला बताऊं, वहाँ पे डिस्चार्ज काफ़ी है। उस डिस्चार्ज को एक बार हमने एसटीपी में जो 24 MLD एसटीपी है वहाँ पे डाइवर्ट करवाया था, बट वो डिस्चार्ज जब 24 MLD में पहुँचा तो वो 24 MLD जो एसटीपी था पब्लिक हेल्थ का वो ब्लॉक हो गया, तो उसको डिसकनेक्ट करना पड़ा। फिर एज़ पर माई नॉलेज इन्होंने काफ़ी प्रयास ये लोग कर रहे हैं। पहले ये बायोगैस के ऊपर जाना चाह रहे थे, शायद वो प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं हुआ, और दोबारा से इन्होंने डिमांड डाली है कि वहाँ पे एसटीपी का कोई प्रोजेक्ट लगाया जाए। तो वो कार्रवाई चल रही है। हाँ, थोड़ा सा इसमें डिले जरूर हो गया। जब खबरें अभी तक की टीम ने जिम्मेदार अधिकारियों से यमुना के बढ़ते जल प्रदूषण को लेकर सवाल किए तो उन्होंने आंकड़ों के साथ सफाई दी और ये भी कहा कि विभाग ने अपने स्तर पर बेहतर काम किया है और हर महीने यमुना की बदलती सूरत पर मंथन भी करते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि रक्षाबंधन को अगर बहन भाई दोनों यमुना में स्नान कर ले तो भाई को कभी नुकसान नहीं हुआ करता। लेकिन हम पिछले 10 सालों से लगे हुए हैं, सरकार से बार बार आग्रह है, अपील, निवेदन, प्रार्थना बहुत कर रहे हैं कि यमुना में गिरने वाले सभी यमुनानगर से लेके दिल्ली तक के गंदे नाले बंद हो जाए। गंदे नाले डलने से एक तो यमुना के जो जीव जंतु हैं, मछली है, सांप है, मगरमच्छ हैं और भी बहुत सारे यमुना के जीव जंतु वो मर रहे हैं।
गर्मियों के दिनों में वैसे भी यमुना का जलस्तर कम होता है और ऊपर से शहर के गंदे पानी से यमुना का पानी काला हो गया है। जिम्मेदार अधिकारियों ने प्रदेश की मनोहर सरकार और प्रशासन को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि हम सरकार से गुहार लगाकर थक चुके हैं, मगर यमुना को लेकर सरकार संवेदनशील नजर नहीं आती। डिपार्टमेंट भी होता है, एमसी वाले भी होते हैं, पब्लिक हेल्थ वाले भी होते हैं, हमारा डिपार्टमेंट कंटिन्यूसली उन डिपार्टमेंट के साथ परस्यू कर रहा था, उनको नोटिस भी दिए थे। तो अब इसकी मॉनिटरिंग की वजह से ज़्यादातर पॉइंट्स तो बंद हो चुके हैं। इसमें 8 से 10 पॉइंट हमारे बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं, उनको टैप करके कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया है। और 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें वो ट्रीटमेंट प्लांट उनके पब्लिक हेल्थ के एजेंसी के स्टार्ट हो गई है, वो पानी ट्रीट हो गई। तो अब मेनली 3-4 पॉइंट्स हैं, उसके लिए भी परसुएशन है, वो एमसी वाले उसके लिए अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जल्दी मेरे ख्याल से वो भी कर देंगे। हालांकि बीते 2-3 साल से सरकार ने कुछ कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। सरकार ने कई ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जो चल तो रहे हैं और पानी को भी साफ कर रहे हैं, मगर यमुना के काले होते पानी को वो भी नहीं रोक पा रहे। पश्चिमी यमुना नहर यमुनानगर शहर के पास से गुजरती है और दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते इसका पानी कितने रंग बदलता होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में सरकारें दावे करती हैं यमुना को लेकर भारी भरकम प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और सरकार इसे लेकर गंभीर है। अगर होती तो शायद यमुना की ये तस्वीर ना होती। लगातार यहाँ पर गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, बावजूद इसके प्रशासन ना तो सबक ले रहा है और ना ही कुंभकर्णी नींद से जाग रहा है। ऐसे में स्थानीय लोग करे तो करे क्या, और जो श्रद्धालु हैं, जो यमुना में विश्वास रखते हैं, जो इसको मानते हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। यमुना को साफ करने के लाख दावे किए गए, कई प्रोजेक्ट हैं जो इसकी सफाई को लेकर चल भी रखे गए, लेकिन फिलहाल ना तो यमुना साफ होती नजर आ रही है और ना ही ये दावे हकीकत में तब्दील होते दिख रहे हैं। पापा ये थोड़ा मेरी तरफ से। ओ बेटा बाप को पैसे दे रहा है? अरे नहीं पापा, इट्स जस्ट अ थैंक्स। किस बात का? वो आपने कहा था ना, कहाँ पढ़ना है वो फैसला बड़ा होता है। जिंदगी के 4 साल का सवाल नहीं, सवाल पूरी जिंदगी का है। महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, मौलाना अंबाला, प्रिपेयरिंग यू फॉर द रियल वर्ल्ड। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। विहान स्प्रेड द लाइट इंटरनेशनल क्वालिटी स्विचेस की लेटेस्ट रेंज, एलईडी लाइट्स जो दे पावर और मनी की बचत, लॉन्ग लास्टिंग वायर्स एंड केबल्स, शॉक प्रूफ एमसीबीज और डीबीज, होम ऑटोमेशन फॉर 360 डिग्री कंफर्ट। विहान, क्वालिटी और परफॉर्मेंस जो दीवाना बना दे।
हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत पहुंचे, जहां पर कई खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मेडल जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गजेंद्र शेखावत की तरफ से प्रदान किए गए। साथ ही साथ जो मस्कट है वो भी खिलाड़ियों को यहाँ पर दिया गया और अलग अलग खेलों को लेकर के यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई। खासतौर से परंपरागत खेल जो कि राज्यों की तरफ से खेले जाते हैं, ऐसे 5 खेल जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर शामिल किए गए हैं। मलखम्ब को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से खासतौर से सराहना की गई, जो कि महाराष्ट्र का जो गेम है उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। वहीं इन गेम्स को लेकर के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस प्रकार के जो गेम्स हैं, जो प्रदेश से जुड़े हुए गेम्स हैं, उस संस्कृति को भी दर्शाते हैं और इन गेम्स को अगर इस प्रकार के उत्सव के अंदर, खेल उत्सव के अंदर अगर शामिल किया जाता है तो सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खेलों में भी इनकी भागीदारी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ पर आकर के कई जो ग्राउंड है उनका भी दौरा किया, जहाँ पर खिलाड़ी जो है अपना प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें अगर हम बात करें बास्केटबॉल की बात करें, मलखम्ब की बात करें, इस प्रकार के कई खेलों को मुख्यमंत्री ने यहाँ पर देखा है। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की तरफ से प्रशंसा की गई है हरियाणा की खेल नीति की। हरियाणा की खेल नीति जो कि अपने आप में पूरे देश भर के अंदर उत्कृष्ट खेल नीति है और गजेंद्र शेखावत की तरफ से खासतौर से ये कहा गया है कि इस प्रकार की खेल नीति का अनुसरण अगर बाकी राज्य करते हैं तो हरियाणा ही नहीं बल्कि देश का नाम जो है वो खेलों के अंदर पूरे तरीके से टॉप पर रहने वाला है। यानी खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ाने वाली खेल नीति हरियाणा की तरफ से दी गई है और भव्य आयोजन, जिसकी अगर झलकियां भी अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय एक नज़ारा जो है इस पूरे देश भर के खेल के अंदर देखने के लिए मिलता है। हॉकी का ये ग्राउंड है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी प्रकार के अलग अलग ग्राउंड जिन्हें लगातार पिछले कई महीनों की तैयारी के बाद जो है यहाँ पर तैयार किया गया था। हालांकि ये गेम्स मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी बताया कि कोरोना की वजह से इससे पहले यानी साल 2021 के अंदर ही होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाए और अब इसको लेकर के कई महीनों से जो तैयारियां हैं वो चल रही थी और इन गेमों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें देश भर से 18 वर्ष से कम की जो आयु के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर अलग अलग खेलों के अंदर भाग ले रहे हैं। न सिर्फ पंचकुला बल्कि अंबाला, कुरुक्षेत्र के अंदर और चंडीगढ़ के अंदर भी इस प्रकार के अलग अलग ग्राउंड्स को तैयार किया गया है, जहाँ पर खिलाड़ियों की तरफ से अपना प्रदर्शन कर अलग अलग मेडल जो है वो जीते जा रहे हैं। हरियाणा के लिए अच्छी बात ये है कि हरियाणा अभी तक मेडल टैली में लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये उम्मीद जताई है कि जब अंतिम मेडल टैली का जो टोटल आएगा उसके अंदर भी हरियाणा पहले नंबर पर होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब हरियाणा के खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं तो सीधे तौर पर लठ गाड़ करके तमाम जो खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सामने निकल करके आते हैं और यही उम्मीद खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर के भी हरियाणा के तमाम खिलाड़ियों से की जा रही है। नू ग्राम पंचायत से धांधली की खबर सामने आई है। आरोप लगाए गए हैं कि पंचायत की तरफ से धांधली को अंजाम दिया गया है। अब देखना होगा जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। पुराना उपमंडल के गांव बिसरू में मनरेगा के कार्यों में हुए भ्रष्टाचार के मामले में गांव के निवर्तमान सरपंच और संबंधित अधिकारियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां पिछले दिनों गांव में मनरेगा के तहत कागजों में बनाए गए पशु कैटल शेडों में घोटाले का मामला सामने आया, वहीं अब ग्रामीणों के आरोप है कि निजी तालाब को ग्राम पंचायत में दिखाकर मनरेगा योजना के तहत लाखों रुपए का गबन किया गया। इसके अलावा गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन, पार्क डेवलपमेंट, नालों का निर्माण कार्य, गांव के रास्तों को केवल कागजों में दिखाकर मनरेगा योजना की राशि हड़पने के आरोप लगे हैं। तो मैं भाई हमें पता नहीं है किस लिए हुआ है। रात में आए थे ट्रैक्टर और वह रात माल डाल के चले गए। कितने माल डाला? यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रैक्टर आए हैं। भाई हमें तो ऐसा है जी कोई पता, हमें कुछ पता भी नहीं है जी कौन डाल के गया कौन नहीं डाल के गया। हम जब गए थे ये क्या हो रहा है, मलबा डल रहा है, जब इधर हम गए थे वह भाग गए। हमें यही पता नहीं है किसने डाला किसने नहीं डाला। आरोप तो ये भी है कि साल 2020-21 में जिस रास्ते का निर्माण केवल कागजों में कर 10,45,000 रुपए का घोटाला किया गया था, अब उसी रास्ते पर जांच के डर से भ्रष्ट अधिकारियों ने बीती रात को मलबा डलवाया,
जब शिकायतकर्ता को इस बारे में सूचना मिली तो उन्होंने मौके पर जाकर ट्रैक्टर चालकों से मलबा नहीं डालने की चेतावनी देते हुए भगा दिया। तो इस रास्ते के लिए कुछ पैसे आए थे, जो जब से खेड़ा बसा तक यहाँ का ये रास्ता बना ही नहीं है। उसके बाद पैसे आए थे पहली बार और उसको भी सरपंच निकाल के खा गया। 10,45,000 रुपए आए थे इसके। वहीं जांच अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर संबंधित पटवारी से तालाब के बारे में जानकारी मांगी, जिसमें पाया गया कि फार्म वाला तालाब पंचायती तालाब नहीं बल्कि किसी का निजी तालाब है। उन्होंने कहा कि अभी जांच जारी है। जांच के बाद संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता की तरफ से आरोप लगाया गया है कि रास्तों के निर्माण में धांधली की गई है। शिकायतकर्ता की तरफ से शिकायत देने के बाद से ही अधिकारियों की तरफ से लीपापोती की जा रही है। ये खबरें भी सामने आ रही है। यमुनानगर पुलिस ने एक बड़े इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस बदमाश पर रंगदारी मांगने, हत्या का प्रयास के मामले के साथ साथ लूट के कई मामले दर्ज थे। हाथ में बंदूक लिए सोशल साइट्स पर वीडियो अपलोड कर लोगों में खौफ बनाने वाला आरोपी खन्ना नाम से मशहूर अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अंशुल कंबोज उर्फ खन्ना पर मारपीट, रंगदारी मांगने, लूट, हत्या के प्रयास जैसे दर्जन भर मामले दर्ज हैं। यमुनानगर पुलिस को पिछले कुछ समय से खन्ना की तलाश थी। पुलिस ने बदमाश के ऊपर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर कई ऐसे वीडियो भी पोस्ट किए जिससे कि वो लोगों के अंदर अपने नाम का खौफ पैदा करना चाहता था। एक जो फरार चल रहे अपराधी हैं यहाँ पे गांव अलाहर का अंशुल उर्फ खन्ना, तो इसको हमारी जो CIA 1 टीम है इसने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस आरोपी के विरुद्ध मुताबिक रिकॉर्ड 12 मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं और काफ़ी सीरियस अपराध जो हैं वो इन्होंने किए हुए हैं। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के तहत इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि अंशुल उर्फ खन्ना ने अपने साथियों के साथ मिलकर पैसों के लेन देन को लेकर रादौर के एक युवक को धमकी दी थी। आरोपी ने पिस्टल दिखाकर उसे धमकाया था। इस मामले में रादौर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। आरोपी कुलदीप और राहुल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अंशुल अब जाकर गिरफ्तार हुआ है। मामला इसका रंगदारी का जो है वो उनसे रेगुलर जो है कि इनका ये मानना था कि हमें रेगुलर जो है वो हफ्ता या मंथली जैसे है वो इनसे मांगने का इन्होंने किया था प्रयास, जिस पे इनके संचालक ने हमें कंप्लेंट दी थी और फिर उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया। ये जो हैं जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सीरियस मैटर्स में इन्वॉल्व हैं और जो भी इनके जो अन्य इसके अलावा इस मुकदमे के अलावा अन्य 11 मुकदमे हैं, जिनमें एक ये भी था कि इसने पुलिस पार्टी पे भी गोली चलाई थी और ये फरारी में था। ये कुछ मुकदमों में जो हैं वो पीओ भी थे। तो अभी इनको गिरफ्तार करके इनसे इनका रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाकर लौट रहे नाबालिगों पर अचानक से चाकुओं से एक के बाद एक कई हमले हुए। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखें रिपोर्ट। फरीदाबाद में मामूली विवाद इस कदर बढ़ गया कि कुछ लोगों ने नाबालिग छात्रों पर हमला बोल दिया। दरअसल 2 नाबालिग लड़के अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में शरीक होने गए थे। इस दौरान दोनों की कुछ लोगों के साथ मामूली कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दूसरे पक्ष के लोगों ने नाबालिगों पर चाकू से हमला बोल दिया। सबको मारे भैया, बता किसने मारे और कब की घटना है ये? एक तो लोटन नाम का छोरा आगा, कुछ मुसलमान मतलब जी। हाँ, अले की किराएदार रह रहे, मगर यहाँ देख लिया हमने, मगर घर पर नाम न जानूंगा। कितने बजे की वारदात है सारी? हो गया 1.5 घंटा सा। कितने लोग हैं ये जो जिन्होंने ये 10-12 बालक है? 10-12। हाँ। किस बात को लेकर के हुआ था झगड़ा, कुछ पता है? ना भैया, ये तो बर्थडे में गया काई के में। अच्छा, बर्थडे में गया तो वहाँ के बाल जैसे जा रहे 4-5 तो ऐसे घेर लिए। कितने चक्कू लगे हैं? कितने 7 चक्कू लग रहे, 7। हमले में दोनों नाबालिग घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों छात्रों पर करीब 10 बार चाकू से हमला किया गया। वहीं घटना के बाद दोनों छात्रों को बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। तकरीबन 9:30 बजे की घटना बताई गई है। 9-9:30 बजे की घटना बताई गई। 2 लड़के आए थे, अमित और चन्नू।
जब उनको हमारे पास आए, हमने उनकी एग्जामिनेशन करी तो पाया कि अमित को 6 जगहों पर शरीर पे 6 अलग अलग जगहों पर चाकू का निशान थे। वहीं पर चुन्नू के एक निशान बैक ऑफ नेक पे था। अभी हमने उनकी MLC बना ली है, उनको हमने प्राइमरी उपचार भी दे दिया है तथा उनकी MLC प्रक्रिया पूर्ण करके हम एक कॉपी उनको देंगे और एक कॉपी हम संबंधित थाना को पहुँचाएंगे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखना यही होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है।